हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज अपने करने जा रहे हैं पिछला लेक्चर कंटिन्यू, जो कि अपनों ने एस ब्लॉक का सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था। कहाँ कंप्लीट किया था? अपनों ने कंप्लीट किया था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कलाइन मेटल्स, कि कैसे वो घटते या बढ़ते हैं, उनका क्या रीज़न रहता है। तो अपनी लगभग सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी थी। उसमें अपनों ने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ ली थी, उनके बॉन्ड टाइप पढ़ लिए थे, और आज अपने एक लास्ट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद अपने कंटिन्यू करेंगे कि अल्कलाइन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो क्या रहती है, उनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, तो उससे पहले अपने शुरू करेंगे आज का लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है डेंसिटी, जो जिसपे अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। जैसा कि बाकी प्रॉपर्टीज में अपने देखते हैं कि डाउन टू ग्रुप जाते हैं तो एक रेगुलर ट्रेंड बढ़ता है, घटता रहता है। इसमें थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड रहेगा, तो उसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला अपने पढ़ा था कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कि मतलब कितना किसी का मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो होता है डेंसिटी। उसका रेशियो क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, तो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे। अपने को पता है एल्कलाइन मेटल्स क्या रहते हैं, अपना लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। सो अपने इन मेटल्स की स्टडी करते हैं। तो डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है एल्कलाइन मेटल्स में? नया शेल जुड़ता रहता है। Li के पास लास्ट सब शेल है 2s, इसके पास 3s, इसके पास 4s, 5s एंड 6s। मींस ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड थर्ड का है, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का। मींस इनका साइज रेगुलरली बढ़ रहा है नीचे जाने पे, और अगर अकेला साइज नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे इनका मास भी बढ़ेगा। मास कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, उनका भी तो मास है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे। सो देखिए, ये था अपना सेकंड पीरियड का 2s1 तक, 3s है ना, 4s, 5s, 6s। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और साथ में मास भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बट मास होता है वो इंक्रीज मोर कंपैरेटिव। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? नीचे जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। मास ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो डेंसिटी नीचे जाने पे बढ़नी चाहिए। बट क्या होना, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन कह लो, क्या कुछ मर्जी कह लो, उसका भी रीजन रहेगा कि जो लिथियम की डेंसिटी लिस्ट है, फिर सोडियम की, फिर ऐसा होना चाहिए ना, जनरल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, मास भी कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा ट्रेंड होना चाहिए डेंसिटी का। बट यहाँ पे एक रीजन क्या आता है कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है वो सोडियम से कम होती है एक्चुअल में। देखो एक्चुअल ट्रेंड क्या है, वो है लिथियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम क्यों है? ज्यादा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि इसका तो साइज नीचे जाने पे बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। बट रीजन बिहाइंड दिस इज, ये देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, जो पोटेशियम है 4s में आ रहा है, इसके पहले इसका 3s और 3p फील्ड है। बट थर्ड सब शेल में क्या होता है? 3d ऑर्बिटल्स आते हैं, नहीं 3d ऑर्बिटल्स आते हैं, बट पोटेशियम में 3d ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहते हैं। 3d ऑर्बिटल्स आने के कारण क्या हुआ? साइज बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ,
वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया बट मास कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि रुबिडियम और सीरियम में बढ़ता है, क्योंकि रुबिडियम में 3D इनमें 3D फील्ड रहेगा ना, बट पोटेशियम में 3D एम्प्टी रह जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्या है 3D ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी। 3D ऑर्बिटल्स में साइज इंक्रीज कर दिया बट उसका मास फिर से वही कम रह गया, इसीलिए जो एक्चुअल ट्रेंड रहेगा डेंसिटी का वो ये रहता है। और ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स में देख लो, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ डेंसिटी के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी ट्रेंड इररेगुलर रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेगुलर तो सभी को पता है, या तो ऊपर जाने से ऊपर से नीचे जाने पे कम होगा या बढ़ेगा, बट अगर ऐसा रहता है कि ये पहले नीचे जाने पे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ऐसे ट्रेंड्स जो भी हैं किसी भी टाइप के हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। अकेला ट्रेंड नहीं, इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्यों है। सो अपने डेंसिटी कंप्लीट कर ली, अब अपने जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन मेटल्स की तरफ। सो होप सो कि आपको ये सारा जो रीजन है इसका समझ आ गया होगा। मैं सिर्फ करने जा रहा हूँ, अगर किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरे से सो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वैसे तो देखने में तो सिंपल अपनों ने पढ़ा था शुरू में कि एल्कलाइन मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं जो कि एल्कलाइन नेचर में होते हैं। बट इसके पीछे अपने को मेन इसमें अपने को पढ़ना क्या है, एक तो कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं और उनकी रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा, उनकी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। तो देखो लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड सेम अगर अपने पोटेशियम की बात करें वो भी बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी में अपने देखना है कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लिथियम से लिथियम प्लस में जा रहा है, सोडियम भी सोडियम प्लस में जा रहा है, पोटेशियम भी पोटेशियम प्लस में जा रहा है। अब अपनों ने सुना है कि जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, और पोटेशियम भी ऐसा काफी एक्सप्लोसिवली या रिगरसली रिएक्ट करता है। बट पोटेंशियल है जो लिथियम है, लिथियम उतने फास्ट वे में रिएक्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है, अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी रेडॉक्स रिएक्शंस में, चैप्टर 8 अपना तो 11th क्लास का। उसमें क्या होता है कि लिथियम का जो लिथियम टू लिथियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 3.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू शायद यही रहेगी। और सोडियम का कुछ रहता है आई थिंक 2.72, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी ध्यान नहीं, बट अराउंड इतनी रहती है। ठीक है, पोटेशियम की क्या रहती है 2.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मेजरमेंट किसका होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा किसी भी रिएक्शन के लिए उतनी ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन या एक्सप्लोसिव रिएक्ट कौन करना चाहिए, लिथियम करना चाहिए, उससे कम करना चाहिए पोटेशियम को, और उससे कम सबसे लिस्ट करना चाहिए इन तीनों में सोडियम को। बट ऐसा नहीं होता, सोडियम जब रिएक्ट करता है तो बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है और लिथियम इतना
एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करता। अब इसका रीज़न क्या रहेगा? सोचने वाली बात है, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लग रहा है इसमें, जो कि बुक्स में, जनरल बुक्स में तो सीधा लिख दिया होता है कि सोडियम ऐसे रिएक्ट करा, लेकिन ऐसे नहीं करा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देखते हैं। वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये जब रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, काफ़ी है, तो ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, तो हीट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट तो निकलेगी ना, इसमें भी निकलेगी, इसमें भी निकलेगी। तो हमने पढ़ा था कि जो नीचे जाते हैं, लिथियम से पोटेशियम की तरफ जाते हैं, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, हमारा नहीं, एल्कलाइन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो क्या होगा? मान लो कि सोडियम है, सोडियम में हीट इतनी कम निकलती है, पोटेशियम में भी कम निकलती है। जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो कुछ ना कुछ हीट निकलेगी, हीट इज, ठीक है। अब ये हीट निकलेगी जो, वो सोडियम को क्या कर देगी? सोडियम से इजीली मेल्ट हो जाएगा। बट पोटेशियम, जो लिथियम है, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से ज़्यादा रहता है, तो वो मेल्ट नहीं करेगा। मेल्ट होने से क्या होगा? मेल्ट होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेल्ट किया तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ता है रिएक्टेंट का, तो जो रिएक्शन है वो ज़्यादा एक्सटेंट में होती है, क्योंकि उसको एरिया ज़्यादा मिल गया रिएक्ट करने के लिए। सोडियम का एरिया बढ़ा, वाटर को भी जो रिएक्ट करने के लिए एरिया बढ़ेगा, तो ये इसीलिए वो एरिया बढ़ने के कारण, एरिया क्यों बढ़ा? मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के कारण वो रिएक्ट एक्सप्लोसिवली करता है। सो इसका रीजन ये है, जो हीट रिलीज होगी सोडियम और पोटेशियम के केस में, दैट इज इनफ टू मेल्ट द मेटल्स। और अगर वो मेल्ट होंगी, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप समझ लो कि रिएक्शन एक्सप्लोसिवली होने वाली है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ उनका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। तो इसके पीछे ये रीजन है। अब अपन ने देख लिया कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और हमने शुरू में अल्कलाइन मेटल्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बट लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड था, लिथियम वो वीक होगा, ठीक है, वीक बेस होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वीक बेस होगा तो सॉल्युबिलिटी लेस होगी। अब यहाँ पे नया कंसेप्ट ऐड होगा, थोड़ा सा आपके लिए समझने का मुश्किल है इसमें, कि हम पढ़ते हैं ना कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस का पीओएच कैसे काउंट करते हैं, या जो भी रहता है कि वो कितने डिसोसिएट हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर वो कम डिसोसिएट होंगे, वीक बेस का मतलब क्या है? वो कम डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, कम डिसोसिएट होगा तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी लेस है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे जानना है कि जो इनका नेचर रहता है हाइड्रोक्साइड का, वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन रहता है, और जब उनको वाटर में डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं। बट लिथियम हाइड्रोक्साइड का जो, वो वीक बेस की तरह काम करेगा और मींस उसकी लेस सॉल्युबिलिटी रहेगी अमॉन्ग ऑल द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। सो ये था अपना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाली बात है कि हीट रिलीज वाला मेल्ट होगा तभी वो सरफेस एरिया बढ़ता है, तो उसका जो रिएक्शन है अपनी वो एक्सप्लोसिव, ठीक है। बट ये जो अपना लिथियम था ये लेस एक्सप्लोसिव या लेस रिलीजियस, तो ये जरूर ध्यान रखना आप। वैसे जनरली नीट में इतना नीट नहीं पूछेंगे, बट जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अपने बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, मेटल्स का हमें पता है जब भी वो एयर से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देती है ना, तो सेम एल्कलाइन मेटल्स के साथ रहेगा। जब एल्कलाइन मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ऑक्साइड्स बना लेंगे। सो अब इसमें ऑक्साइड सिर्फ एक टाइप का नहीं बनेगा, इसमें ऑक्साइड्स
अलग अलग टाइप के बनेंगे, लिथियम अलग टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम अलग टाइप का ऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम अलग टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। तो वो देखते हैं अपने कि लिथियम कौन सा बना रहा है, पोटेशियम कौन सा बना रहा है और सोडियम कौन सा बना रहा है। ठीक है। सो जब लिथियम जनरली अपने रिएक्शन लिखते हैं, लिथियम जो ऑक्साइड बनाएगा वो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, जो अपने नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव में सोडियम बनाएगा, जब सोडियम एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O2। कुछ एक्सटेंट में, ऐसा नहीं कि सारे की सारी वो ये कौन सी टाइप की ऑक्साइड होती है, परऑक्साइड। ऐसा नहीं कि वो सारे की फुल 100% ही परऑक्साइड्स बनेगी, ये है अपनी परऑक्साइड। इसमें O2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में है ऑक्सीजन, और जो अपना पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है वो बनाएंगे एयर से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कुछ ने पहले सुपर ऑक्साइड का सुना होगा, कुछ ने सुपर ऑक्साइड के बारे में अभी तक नहीं सुना होगा। हम जान लेते हैं सुपर ऑक्साइड क्या है। सुपर ऑक्साइड ऐसे होते हैं जब ऑक्सीजन उसमें O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव मींस यहाँ पे ये है O2 और ये वाला नेगेटिव, ना कि ये वाला O2 नेगेटिव। तो ये है अपनी सुपर ऑक्साइड। अब रीजन क्या है कि वो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, ये परऑक्साइड बना रहा है, ये बना रहा है सुपर ऑक्साइड। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ओनली O2 नेगेटिव मींस ओनली वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे O2, यहाँ पे भी O2। ठीक है। अब जो सिंपल ऑक्साइड का जो साइज होगा O2 नेगेटिव का वो छोटा रहेगा, और सोडियम और पोटेशियम के केस में O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव का साइज बड़ा रहेगा। अब भाई सोडियम पोटेशियम कहते हैं कि हम बड़े लोग हम छोटे ऑक्साइड क्यों बनाएं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 नेगेटिव का साइज बड़ा रहेगा, साइज लार्ज, तो बड़े लोगों के बड़े शौक, है ना। तो वही बात है कि पोटेशियम कहता है कि हम तो बड़े ऑक्साइड बनाएंगे, रुबिडियम सीजियम भी कहते हैं हम सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, हम नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बनाएं। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लिथियम है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम है वो परऑक्साइड बनाएगा, और बाकी जो तीन बचे हैं नीचे वो सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ग्रुप का ऐसा एलिमेंट है जो कि एयर के साथ रिएक्ट करने पे परऑक्साइड बना रहा है, तो उस एटम का नाम आप बताएं, उस मेटल का नाम बताएं, तो आपका क्या आएगा, वो सोडियम। इसमें से एक और कॉन्सेप्ट, एक और चीज़ नहीं निकलती है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। हमें पता है कि O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो ये रह जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है। बट O2 नेगेटिव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, उसमें आप देखोगे कि O2 नेगेटिव जो आयन है, जो परऑक्साइड आयन है यहाँ पे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अपना डायमैग्नेटिक। और फिर से ये अपना हो जाएगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अपना हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है। सो ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है। आपको बेसिकली याद रखना है कि नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो ये आपके बेसिकली काम में आने वाले हैं। नीट जेईई तो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्टिविटी की तरफ। सो होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, वाटर का भी और एयर का। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सॉरी एक एयर में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
रिगार्ड्स एयर थी, उसमें एक और चीज रह गई अपनी स्पेशल केस रहेगा। जो लिथियम है, लिथियम जब एयर में क्या, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होगी, एयर में नाइट्रोजन भी होगी। जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। और इस ग्रुप में कोई भी, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बनाता, ये भी याद रखने वाली बात है, लिथियम ही नाइट्राइड बनाएगा। सो इसकी पहचान है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में सिर्फ 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 लिथियम ही नाइट्राइड बनाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब लिथियम रिएक्ट करेगा, बाकी कोई भी मेटल ना सोडियम बनाएगी, सिर्फ लिथियम बनाएगा। जनरल एयर के साथ जब अपने रिएक्शन करवाएंगे। वापस पे चलते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन जनरली जब भी किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +1, बट जब वो मेटल के केस में आ जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1, क्योंकि जो ये जो मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम है, हाइड्रोजन से भी कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन तो हम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन H नेगेटिव हाइड्राइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आफ्टर द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो कैसे, यहाँ पे कोई भी मेटल है तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो MH, तो वो MH मतलब मेटल हाइड्राइड बनाएगा, यहाँ पे -1 और ये +1, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्राइड देखते हैं, हाइड्राइड होते हैं, ये अपना लिथियम का हाइड्राइड, ये अपना सोडियम का हाइड्राइड, ये अपना पोटेशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, है ना, ये हाइड्राइड होते हैं। और अपने को बेसिकली ये देखना है कि जो ये होंगे, जितने भी हाइड्राइड होंगे वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग। इसमें अपने को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अभी आयनिक सॉलिड्स में आप फजांस रूल से पढ़ सकते हैं, जो कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो एनायन है वो छोटे साइज के H नेगेटिव, ठीक है, तो उनका पोलराइजेशन इजीली नहीं हो सकता, तो वो नॉन कोवलेंट नेचुरल में नहीं रहेगा, इसलिए वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। आयनिक सॉलिड्स होंगे आयनिक फॉर्म में रहेंगे, तो ये आयनिक सॉलिड्स, और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है। अब अपन आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स, जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोजन में कुछ खास काम के समय ये ध्यान रखना है कि जो एल्कलाइन मेटल्स के हाइड्राइड हैं वो आयनिक सॉलिड्स हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, चूज करना आपको कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसमें एक में दिया होगा कि कोवलेंट सॉलिड्स है उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एक में दिया कि आयनिक सॉलिड्स हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स होंगे जब भी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवलेंट से भी ज़्यादा, तो आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होगा। तो अपना बात होता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं? 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो जब भी मेटल है हमारी, जो भी है एल्कलाइन मेटल्स है, क्योंकि एल्कलाइन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो रिएक्ट कैसे करेगी, अपना रिएक्ट करेगी वो M + H2 मीन्स बनाएगी वो MX, ठीक है। और वहाँ पे भी मेटल +1 में हैलोजन -1, X यहाँ पे गया था, ClF, FCl क्लियर है, FClBr है ना। और यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे इनका नेचर क्या रहेगा, कोवलेंट रहेगा या आयनिक रहेगा। तो जो लिथियम के हैं, लिथियम के जो हैलाइड्स रहेंगे लिथियम,
साइज में जो वो लिथियम प्लस Li+ की साइज में इनका साइज का साइज छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, स्मॉल साइज है। हमने पढ़ा था जब भी कैटायन का साइज काफी छोटा रहेगा तो वो एनायन को पोलराइज कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो क्या होगा, वो कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। मींस जो लिथियम के हैलाइड्स रहेंगे वो कोवेलेंट नेचर के रहेंगे, लिथियम के जो हैलाइड्स रहेंगे वो कोवेलेंट नेचर के रहेंगे। सो जो LiX है वो अपना कोवेलेंट नेचर में रहेगा, कोवेलेंट नेचर में रहेगा। अब लिथियम के काफी सारे हैलाइड्स हैं, LiF, LiCl, सो कोवेलेंट नेचर के लिए ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट होने के लिए एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पोलराइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर होना चाहिए, तो दूर किस में होगा, जिसका साइज बड़ा होगा। साइज किसका बड़ा है, आयोडाइड का। सो एनायन सबसे ज्यादा कौन सा बड़ा होगा, आयोडाइड आयन। आयोडाइड बड़ा है तो वो आसानी से डीपोलराइज हो जाएगा, डीपोलराइज होगा तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर का रहेगा। सो इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर है Li का और सबसे लीस्ट है LiF। तो अपने कहेंगे कि जो लिथियम आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर है, कोवेलेंट नेचर का है। तो ये अपने बेसिकली इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन रहेगा। बाकी जो सोडियम के हैलाइड्स रहेंगे अपने को पता है, सोडियम क्लोराइड क्या रहता है, वो आयनिक रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे कैटायन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सोडियम है, सोडियम के क्या रहेंगे, NaCl, HCl में पढ़ते हैं। पोटेशियम में देखो आप KCl है ना, ये क्या है, सारे RPCl ले लो आप। क्लोराइड्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे आयनिक हैं, ठीक है। इनका आयनिक नेचर नीचे जाने पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, वो पोलराइज नहीं कर पा रहा है। जितना कम पोलराइज कर पाएगा कैटायन उतना ज्यादा आयनिक नेचर रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको आप एक बार फिर फजान रूल्स को पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो अपने फजान रूल्स से हमें नहीं पढ़ सकते, अपने पास इतना टाइम नहीं है, अपने एस्ट्रो एलिमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। सो आपको देखना है कि बेसिकली लिथियम के जो हैलाइड्स हैं उनका नेचर कैसा है, कोवेलेंट है, बस। सो अपना हो गया हैलोजन तक खत्म हो गया। अब अपना रहेगा एक केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट, वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देख लो, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी डाउट होगा मैं आपको वो कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व हो सके। और एक चीज़ और बताओ कि अगर किसी भी हैलाइड का नेचर आयनिक है तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं, बताओ। वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर है, वो तो आयनिक तो उसमें आसानी से घुल पाएंगे ना। सो जो लिथियम के हैलाइड्स होंगे वो कोवेलेंट नेचर के, तो वो वाटर में लेस सॉल्युबल होंगे या कम सॉल्युबल नहीं होंगे। बाकी जो हैलाइड्स हैं अपने को पता है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो अपना लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ने जा रहे हैं एक और लास्ट टॉपिक जो है अपना सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया या मेटल सॉल्यूशन इन अमोनिया, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो इसकी बेसिकली अपने पहले रिएक्शन देखते हैं कि जब मेटल को लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो क्या रहता है। सो ये है अपना मेटल प्लस अमोनिया। मान लो कि अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स लिए X+Y, तो ये टूट के क्या बनाएंगे, अपना रहेगा NH3 X प्लस वो बनेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अब अपने ये पढ़ के रहे, क्योंकि
कि अब देखो जब भी मेटल्स का लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बढ़ेगा तो वो डीप ब्लू कलर का होता है। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, वो क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। अगर डीप ब्लू कलर का भी रीजन पढ़ेंगे क्या होता है, डीप ब्लू कलर क्यों है, इट इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण कलर आया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विजिबल रीजन में एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो उसको कलर देगा सॉल्यूशन को, ठीक है। तो जो कलर है इट इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो जो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहना चाहिए, कंडक्टिंग रहना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है, कंडक्टिंग इन नेचर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अमोनिया डीप ब्लू कलर का होगा, कंडक्टिंग होगा। और अगर अपने इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो ये जो अपना सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस सॉलिड जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोजन गैस निकाल देगा जब उसको अपने थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पढ़ना ये था कि जो ड्यू टू जो उसका ब्लू कलर किसके कारण आया, ठीक है, और वो कंडक्टिंग होता है नेचर। तो थैंक यू। अगर कुछ रह गया हो तो अपने अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।